हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हिंदी क्लास में। आइए आज हम लोग देखते हैं लिपि के बारे में। तो यहाँ पर देखिए लिपि लेखन। लिपि लेखन का मतलब है स्क्रिप्ट राइटिंग। तो स्क्रिप्ट राइटिंग क्या होती है, आज इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे यहाँ लिपि की परिभाषा दी हुई है। लिपि क्या होती है और इसकी परिभाषा क्या होती है, ये हमें यहाँ पर समझना है। ध्वनियाँ जो वाणी से निकल जाती हैं, आकाश में समा जाती हैं। कहने का मतलब है हम जो कुछ भी बोलते हैं वो हमारे मुंह से ध्वनि निकलने के बाद कहाँ चली जाती है, आकाश में विलीन हो जाती है या वायुमंडल में ख़त्म हो जाती है, समा जाती है। क्योंकि उनका स्थायित्व तो नहीं है। हमारे मुंह से निकली हुई जो ध्वनि है, जो आवाज़ है, वो स्थायी रूप से कहीं रुकती नहीं है। इसलिए जिस किसी को हम अपने विचार समझाना चाहते हैं, यदि वे हमसे इतना निकट रहते हैं कि हमारी वाणी से निकली हुई जो ध्वनियाँ हैं उनको वो सहजता से सुन लेते हैं, तो वे हमारे विचारों को समझ लेते हैं। मीन्स हम यदि किसी से अपनी बात कहना चाहते हैं और वो हमारे सामने है, हमारे पास है, तो ही वो हमारी वाणी को सुन पाएगा और समझ पाएगा। लेकिन यदि वो हमसे दूर है और यदि वो हमसे इतना दूर है कि हमारी ध्वनियों को नहीं सुन सकता है, तो हम उन ध्वनियों को लिखित रूप से संप्रेषित कर देते हैं। मीन्स वो दूर वाला व्यक्ति हमारे मुंह से बोली हुई आवाज़ को, हमारी ध्वनि को नहीं समझ पाता है, तो हम क्या करते हैं, लिख करके जो हम कहना चाहते हैं वो उसको संप्रेषित करते हैं, का मतलब भेज देते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो ध्वनियाँ हैं हमारे मुंह से निकलने के बाद सीधे आकाश में चली जाती हैं और इसके बाद वो अनंत में विलीन हो जाती हैं, क्योंकि उनका स्थायित्व तो नहीं होता है। और यदि हम किसी से अपनी बात कहना चाहते हैं तो वो व्यक्ति यदि हमारे सामने है तभी वो हमारी बात समझ पाएगा। अगर सामने नहीं है तो फिर हमें उसको अपनी बात बताने के लिए, उसको अपना संदेश देने के लिए लिखित रूप से बताना पड़ेगा। इस तरह से अपने विचार विनिमय में स्थायित्व प्रदान करने के लिए, मीन्स विचार विनिमय का मतलब विचारों का जो हम आदान प्रदान करते हैं उसको स्थायित्व प्रदान करने के लिए और दूर बैठे लोगों को लाभान्वित करने के लिए इन ध्वनियों के कुछ चिन्ह बना लिए गए। ये जो ध्वनियाँ हैं इनके कुछ चिन्ह बना लिए गए। इसके बाद इन्हीं ध्वनि चिन्हों, ये जो चिन्ह हैं इनको ध्वनि चिन्ह बोलते हैं। इन ध्वनि चिन्हों के द्वारा मनुष्य हजारों और लाखों मील दूर रहने वाले लोगों के साथ विचारों का आदान प्रदान कर लेता है। तो जो ध्वनि चिन्ह बनाए गए उन्हीं के द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। व्यक्ति चाहे जितना दूर हो, हम उसको लिख करके मैसेज के द्वारा, पत्र के द्वारा अपना संदेश, अपनी बात बता देते हैं। इन्हीं ध्वनि चिन्हों को लिपि कहते हैं। तो अब बात आती है कि लिपि किसे कहते हैं। व्हाट इज स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट का मतलब जो ध्वनि चिन्ह बनाए गए हैं, जो हम अपनी बात लिखते हैं जिस माध्यम से, जिन चिन्हों के माध्यम से, जिन वर्णों के माध्यम से, तो उसी को लिपि कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिस रूप में वर्ण या अक्षर लिखे जाते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। तो लिपि की परिभाषा बच्चों आप याद रखिएगा कि जिस रूप में हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं, वर्ण या अक्षर लिखते हैं, उन्हें लिपि कहते हैं। अब बात आती है देवनागरी लिपि की। देवनागरी लिपि क्या होती है ये यहाँ पर आपको देखना है। तो चलिए देवनागरी लिपि के बारे में देखते हैं। भिन्न देशों की भाषा तथा लिपि भिन्न हुआ करती है। जितने भी देश हैं उनमें जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं उन सबकी अलग अलग जो है लिपि होती है। जितनी भी भाषाएं हैं उनकी अलग अलग लिपि है। क्लियर। कभी कभी एक ही देश में अनेक भाषा और अनेक लिपियां प्रयोग में लाई जाती हैं। मीन्स यदि किसी देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं तो उनकी लिपियां भी अलग अलग होती हैं। हिंदुस्तान एक विशाल देश है, हमारा देश काफ़ी बड़ा है, जिसमें बंगला, मराठी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम इत्यादि अनेक भाषाएं लिखी एवं बोली जाती हैं। इनमें हिंदी हमारी कागजी राष्ट्रभाषा है, तो हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और इसकी लिपि देवनागरी है। अब ये आपको हिंदी के बारे में याद रखना है कि हिंदी जो भाषा है हमारी राष्ट्रभाषा है, उसकी लिपि क्या है, देवनागरी है।
तो हिंदी की लिपि जो देवनागरी लिपि कहलाती है, अर्थात हिंदी भाषा की वर्णमाला जिस लिपि में लिखी जाती है उसका नाम देवनागरी लिपि है। तो हमारी जो हिंदी भाषा है इसकी वर्णमाला जिस लिपि में लिखी जाती है उसका नाम क्या है? देवनागरी लिपि। तो ये बात तो बच्चों थी देवनागरी लिपि के बारे में। अब हम लोग यहाँ देखेंगे मात्रा प्रयोग, मीन्स मात्राएं जो होती हैं उनका हम लोग कैसे प्रयोग करते हैं, मात्राएं क्या होती हैं, कितनी होती हैं, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, लेकिन एक बार यहाँ पर फिर देख लेते हैं। व्यंजनों में भिन्न भिन्न उच्चारणों के निर्मित, निमित्त का मतलब उच्चारणों के लिए, व्यंजनों में भिन्न भिन्न उच्चारणों के लिए उनके साथ स्वर जोड़े जाते हैं। ये बात आप याद रखिए कि प्रत्येक व्यंजन ध्वनि में स्वर ध्वनि शामिल रहती है। व्यंजनों के उच्चारण के लिए स्वर का साथ रहना जरूरी है, मीन्स व्यंजन का उच्चारण स्वर के साथ होता है, ये बात आप समझिए। और उस समय स्वर के बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। तो बोलते समय या उच्चारण करते समय जो स्वर का बदला हुआ रूप रहता है उसी को मात्रा कहते हैं। 12 खड़ी के साधारण नियमों के अलावा मात्रा संयोग में कुछ विशेषताएं होती हैं। अब यहाँ पर मात्रा के संयोग से जो वर्ण बनते हैं उनमें कुछ विशेषताएं हैं, कुछ फीचर्स हैं, उसको यहाँ पर आपको समझना है। जैसे कि यहाँ दिया है ऊ और बड़ा ऊ, मीन्स छोटा ऊ और बड़ा ऊ की जो मात्राएं हैं वो रा वर्ण में किस तरह से लगाई जाएंगी। तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा रा में मिलने पर उनका आकार कुछ अलग हो जाता है, निराला हो जाता है। जैसे कि रा में यदि छोटा ऊ की मात्रा लगेगी तो रा को इस तरह से लिखा जाएगा, मीन्स रा में छोटा ऊ की मात्रा अगर लगेगी तो रा को इस तरह से लिखा जाएगा। और रा में यदि बड़ा ऊ की मात्रा लगती है तो रा को इस तरह से लिखा जाता है। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, रा में यदि छोटा ऊ की मात्रा लगानी है तो इस तरह से आपको रा को लिखना है, और रा में यदि बड़ा ऊ की मात्रा लगानी है तो फिर आपको इस तरह से मात्रा लगानी है या रा को इस तरह से लिखना है। मीन्स बड़ा ऊ की मात्रा कैसे लिखी जाएगी? इस तरह से रा में लिखी जाएगी, और छोटा ऊ की मात्रा इस तरह से लिखी जाएगी। तो रा के ये जो बदले हुए रूप हैं ऊ की मात्रा के, इनको आप जो है ध्यान से समझिएगा कि रा में मात्राएं किस तरह से लगती हैं। क्लियर? चलिए अब हम यहाँ देखते हैं दा और हा में जो री की मात्रा लगाई जाती है उसका रूप किस तरह से होता है। यदि दा में री की मात्रा लगेगी तो दा इस तरह से लिखा जाएगा, मीन्स दा में यदि री की मात्रा लगानी है तो दा को इस तरह से लिखेंगे। क्लियर? इस तरह से री की मात्रा लगाएंगे। और यदि हा में री की मात्रा लगाएंगे तो हा को किस तरह से लिखेंगे? इस तरह से हा में री की मात्रा लगा सकते हो, या हा में री की मात्रा इस तरह से लगा सकते हो, इस तरह से। तो ये दा और हा में री की मात्रा लगाने का नियम है, तरीका है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या जो है वो 11 है, ये आपको याद रखना है। हिंदी वर्णमाला में जो स्वरों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 11। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या अगर पूछ दी जाए कि कुल संख्या स्वरों की कितनी है, तो हिंदी वर्णमाला में जो स्वरों की कुल संख्या आएगी वो आएगी 13। मीन्स हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या 13 है। लेकिन यदि सिर्फ संख्या की बात की जाए तो फिर वो संख्या 11 रहेगी, ये बात आपको याद रखना है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है, और कुल संख्या जो है वो 13 है, 13 है, ये बात याद रखना है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर मात्रा का जो स्वरूप है या मात्राएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं, कैसे लगाते हैं। देखिए छोटा आ की कोई मात्रा नहीं लगती है, लेकिन ये जो बड़ा आ है इसके लिए एक मात्रा का यूज़ किया जाता है। मीन्स आ की मात्रा में सिर्फ यही आ की मात्रा कही जाएगी, राइट। छोटी ई की जो मात्रा है वो हम लोग इस तरह से लगाते हैं, छोटी ई की मात्रा। बड़ी की मात्रा होती है वो इस तरह से लगाई जाती है, बड़ी की मात्रा। छोटा ऊ की मात्रा है वो इस तरह से लगाते हैं, बड़ा ऊ की मात्रा है वो इस तरह से लगाते हैं। और ये जो री की मात्रा है वो मात्रा लगाने का ये सिंबल है री का, ठीक। री को इस तरह से भी लगाते हैं और री का एक दूसरा जो है इस तरह से भी लगाते हैं। जैसे कि त्रा लिखना है, राइट, तो त्रा में क्या करोगे? इस तरह से लिख सकते हो, या त्रा को इस तरह से लिख सकते हो। तो ये री की मात्रा है। इसके बाद ए की मात्रा जो है, ए की मात्रा इस तरह से लगाई जाती है ऊपर,
और ए की मात्राएं जो होती हैं वो 2 होती हैं, मीन्स इस तरह से ए की मात्राएं लगती हैं। ओ की जो मात्रा होती है वो 1 होती है, इस तरह से ऊपर को ओ की मात्रा होती है, और जो ओ की मात्राएं होती हैं ये ऊपर को 2 मात्राएं होती हैं, इस तरह से ओ की मात्रा। तो ये हमारी मात्राएं हैं। मात्राओं की जो संख्या है आप देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मात्राएं 10 हैं, इस आ की मात्रा नहीं लगेगी, ठीक है। चलिए अब मात्राओं के बाद यहाँ पर बात आएगी, एक सेकेंड, भाषा के स्वरूप की। भाषा का स्वरूप क्या होता है ये अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे। भाषा के स्वरूप के अंतर्गत यहाँ पर आपके सामने दिया है व्यंजन के लेख या व्यंजन के भेद। तो जो व्यंजन हैं उनके भेद क्या हैं, यहाँ पर याद रखना है। व्यंजन 2 तरह से लिखे जाते हैं, खड़ी पाई के साथ और बिना खड़ी पाई के साथ। खड़ी पाई के साथ का मतलब है जिसमें इस तरह से खड़ी पाई रहती है, और बिना खड़ी पाई के, जैसे कि ये जो ई है ये बिना खड़ी पाई का है, ठीक। लेकिन ये जो आ है ये खड़ी पाई का है, खड़ी पाई का है आ। तो व्यंजन 2 तरह से लिखे जाते हैं, एक खड़ी पाई के साथ और दूसरा बिना खड़ी पाई के साथ। तो ये है व्यंजनों को लिखने का तरीका, या व्यंजनों में यहाँ पर जो उनको लिखा जाएगा उसको किस तरह से लिखा जाएगा। अब देखिए, डा है ये बिना खड़ी पाई का है, छा है बिना खड़ी पाई का है, टा है बिना खड़ी पाई का है, डा है बिना खड़ी पाई का है, ढा है बिना खड़ी पाई का, दा है बिना खड़ी पाई का, और रा है बिना खड़ी पाई का। तो ये डा, छा, टा, डा, दा और रा वर्ण जो है ये बिना खड़ी पाई के व्यंजन हैं। और इन्हें छोड़कर जितने भी व्यंजन हैं शेष व्यंजन खड़ी पाई सहित लिखे जाते हैं। मीन्स इन व्यंजनों को छोड़ करके बाकी जो भी व्यंजन लिखे जाते हैं वो खड़ी पाई के साथ लिखे जाते हैं, ये आपको याद रखना है। हिंदी के सभी वर्णों के सिरे पर एक आड़ी रेखा रहती है। जितने भी हिंदी के वर्ण रहते हैं उनके सबके ऊपर एक आड़ी रेखा रहती है, उनके ऊपर इस तरह से, जैसे कि ये झा लिखा है, धा लिखा है या भा लिखा है। तो इसमें मान लीजिए हमने भा लिखा, तो भा के ऊपर ये इस तरह से एक रेखा आड़ी रहेगी। तो इनमें 2 सिरों के बीच में कुछ तोड़ दी जाती है। अब झा, धा और भा लिखने में ये जो इनके ऊपर सिरे हैं इनमें थोड़ा सा ये गैपिंग दे दी जाती है, कुछ यहाँ पर ये जो रेखा है इसको तोड़ दिया जाता है। किसी शब्द में रा के पीछे कोई व्यंजन रहने से रा व्यंजन के ऊपर रेफ का रूप धारण कर लेता है। मीन्स रा अगर है और उसके पहले पीछे कोई व्यंजन है तो रा में रेफ लगा दिया जाता है। मीन्स रा का जो रूप है वो रेफ में बदल जाता है। रेफ का मतलब होता है ये जो ऊपर को रा लगता है इसको रेफ कहते हैं, ये बात ध्यान रखना है। तो रेफ का रूप धारण कर लेता है रा, उसके पीछे व्यंजन रहने पर। जैसे कर्म है, तो कर्म मीन्स कर्म में क्या है, कर्म लिखने में ये जो कर्म है तो रा ये जो ऊपर है ये रेफ है, और इसके पहले ये का वर्ण क्या है, ये व्यंजन है, ठीक है। तो रा के पहले व्यंजन रहने से रा जो है वो रेफ के रूप में बदल जाता है। मीन्स रा को हम रेफ के फॉर्म में लिखते हैं, ये हमें याद रखना है। कर्म के अलावा जैसे कि धर्म है और मर्म है, इस तरह से जो भी वर्ण हैं ये रेफ के साथ लिखे जाते हैं, रा। व्यंजन से संयुक्त रकार वर्ण के नीचे इस रूप में लिखा जाता है, जैसे कि व्यंजन से संयुक्त मीन्स व्यंजन के साथ जो रकार वर्ण है तो यहाँ पर रा नीचे लगता है कुछ वर्णों में या कुछ शब्दों में, जैसे कि चक्र लिखा हुआ है, वज्र लिखा हुआ है या राष्ट्र लिखा हुआ है। हकार से मिलने वाले जो व्यंजन होते हैं कभी कभी मूल से उनके पूर्व लिख दिए जाते हैं। जो हकार से पूर्ण व्यंजन होते हैं, हकार में देखिएगा कौन कौन से आते हैं, जैसे कि आह्वान लिखा है तो आह्वान को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, जैसे कि आ और वाह, ये वाह यहाँ लगा सकते हो और आह्वान लिख सकते हो। और आह्वान को इस तरह से भी लिखा जा सकता है। आह्लाद इस तरह से भी लिखा जा सकता है,
और आह्लाद इस तरह से भी लिखा जा सकता है। इस तरह से ये आह्लाद का एक लिखने का फॉर्म है और दूसरा इस तरह से लिखा जाता है। चिन्ह जैसे लिखा इस तरह से भी लिख सकते हो और चिन्ह इस तरह से भी लिख सकते हो। कहने का मतलब है ये जो चिन्ह है इसको आप हा में यहाँ पर ना लगा सकते हो या चिन्ह में हा के पहले ना लिख सकते हो। क्लियर? एक सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पर बच्चों आपने देखा कि रेफ का रा कैसा होता है और कुछ वर्णों में जो नीचे रा लगता है वो कैसे लगाया जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसी तरह से ब्रह्मा और ब्राह्मण लिखा हुआ है, इसको आप समझिए। बा और रा तथा या और जा, इनको लिखने और उच्चारण करने में इनका शुद्ध रूप पर ध्यान रखना चाहिए। तो बा रा या और जा को लिखने और इनका उच्चारण करने का जो शुद्ध रूप है उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। हिंदी में प्रायः लोग लापरवाही से बा की जगह पर वा लिख देते हैं और वा की जगह पे बा कर देते हैं। ये बात ध्यान रखिए, यहाँ पर कन्फ्यूजन ना हो। और या की जगह पे लोग जा लिख देते हैं या बोल देते हैं। तो बा रा या और जा को लिखने और उच्चारण करने में जो इसका शुद्ध रूप है वही लिखा या बोला जाना चाहिए। तो ये बात थी यहाँ पर बा रा या और जा की। इसके बाद आते हैं वर्ण के बारे में। लेटर क्या होता है, वर्ण या अक्षर क्या होता है, हम वर्ण अक्षर या लेटर के बारे में समझेंगे। वर्ण का दूसरा नाम अक्षर है। मीन्स वर्ण को हम अक्षर के नाम से जानते हैं या अक्षर को वर्ण के नाम से जानते हैं। जो वर्ण है वही अक्षर है, जो अक्षर है वही वर्ण है। राइट? अक्षर शब्द का अर्थ होता है अनासवान। मीन्स अक्षर को बिगाड़ नहीं सकते हैं, अक्षर का नाश नहीं कर सकते हैं, इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। अक्षर जो होता है या जो वर्ण होता है वो अनासवान होता है। अनासवान का मतलब उसको मिटाया नहीं जा सकता है, तोड़ा नहीं जा सकता है, समाप्त नहीं किया जा सकता है। अतः वर्ण अखंड मूल ध्वनि का नाम है। वर्ण की जो ध्वनि है वो अखंड है, इसके खंड नहीं हो सकते हैं। ये बात हमेशा याद रखिए। वर्ण की जो ध्वनि है वो कैसी है? अखंड है, इसको विभाजित नहीं कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं किसी भी तरह से। वह किसी शब्द का वह खंड जिसे खंड खंड नहीं किया जा सकता है। मीन्स जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं, जिसके टुकड़े नहीं कर सकते हैं, खंड नहीं कर सकते हैं, जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता। प्रत्येक वर्ण की ध्वनि अपना एक विशेष आकार रखती है जिसे वर्ण कहते हैं। प्रत्येक भाषा में कई वर्ण होते हैं। हिंदी भाषा की जो वर्णमाला है इसमें जो वर्णों की संख्या है वो 52 है। तो हिंदी भाषा की वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या है वो कितनी है? 52। हिंदी की लिपि का नाम देवनागरी है, आपको बताया जा चुका है। और वर्णमाला में जो वर्ण हैं उनकी संख्या कितनी है? 52 है। तो हिंदी की वर्णमाला में वर्णों की जो संख्या है ये 52 है। इसको आपको हमेशा याद रखना है। इसके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं, ऑप्शन आपके सामने दिए रहते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा स्वर वर्ण क्या होते हैं। छोटा आ से लेकर के औ तक के जो वर्ण होते हैं वो स्वर होते हैं। इनकी जो संख्या है स्वर वर्णों की ये 11 आपको बताई है। जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। ये सारे जो वर्ण हैं ये स्वर हैं। तो हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। स्वर होते कौन कौन से? आ से लेकर के औ तक। अब यहाँ याद रखिएगा अंग और अहा, इनको स्वर नहीं माना जाता है। अंगहा को अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोगवाह माना जाता है। इनका नाम जो है अंगहा का वो है अयोगवाह। तो अंगहा को स्वर नहीं माना गया है क्योंकि इनकी जो ध्वनि है वो व्यंजन के बाद आती है, इसलिए अंगहा को स्वर नहीं माना गया। इसके बाद व्यंजन है। व्यंजन को देखते हैं। व्यंजन क्या है? का, खा, गा, घा, या, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, सा, सा, हा,
क्षत्रज्ञ और स्रा, ये हमारे व्यंजन हैं। और यहाँ पर ये दिया है क्षत्रज्ञ और स्रा को संयुक्त व्यंजन बोला जाता है। अब क्ष त्र स्रा ज्ञ और स्रा, क्षत्रज्ञ और स्रा को संयुक्त व्यंजन क्यों बोला जाता है, इसको ज़रा समझना है हमें यहाँ पर कि क्षत्रज्ञ और स्रा को संयुक्त व्यंजन क्यों बोला जाता है। इसमें दो ध्वनियाँ शामिल रहती हैं। इनको संयुक्त व्यंजन क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनमें दो ध्वनियाँ शामिल रहती हैं। जो छ वर्ण है इसमें कौन कौन सी दो ध्वनियाँ हैं, इसमें का है और सा की ध्वनि है। तो इसमें दो ध्वनियाँ कौन सी शामिल हैं, ये वाली का और सा। इसी तरह से ये जो त्रा है, इस त्रा में कौन कौन सी ध्वनियाँ शामिल हैं, इसमें ता शामिल है और रा की ध्वनि शामिल है। तो त्रा में ता और रा की ध्वनि शामिल है। इसके बाद ये जो ज्ञ है, इस ज्ञ में कौन कौन सी ध्वनि शामिल है, ज्ञ में ध्वनियाँ शामिल हैं जा और या। तो जा और या मिलकर के ज्ञ मीन्स ज्ञ में जो शामिल ध्वनियाँ हैं वो जा और या हैं। स्रा, इसके बाद ये स्रा वर्ण है। स्रा में कौन सी ध्वनियाँ शामिल हैं, स्रा में शामिल है सा और रा। तो इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहा गया है, क्योंकि इनमें दो ध्वनियाँ शामिल रहती हैं। कौन कौन सी, छ में का और सा है, त्रा में ता और रा है, जा में ज्ञ में जा और या है, स्रा में सा और रा है। ये बात आप याद रखिए कि इनको संयुक्त व्यंजन क्यों कहा गया। संयुक्त व्यंजन का मतलब, संयुक्त का मतलब ये जुड़े हुए हैं दो ध्वनियों से, इनमें दो ध्वनियाँ शामिल हैं। क्लियर। चलिए इसके बाद देखते हैं अनुस्वार। अब अनुस्वार पे हमें ध्यान देना है, अनुस्वार क्या होता है। क्लियर। तो एक सेकेंड, हाँ, अब यहाँ पर हमारे सामने है अनुस्वार। अनुस्वार का दूसरा नाम चंद्रबिंदु है या चंद्रबिंदु और अनुस्वार। यहाँ पर अंग की जो ध्वनि है, अंग जो है, इसको अनुस्वार कहते हैं। और ये जो चंद्रबिंदु लगता है इसको चंद्रबिंदु कहते हैं। मीन्स अनुस्वार जो होता है, अनुस्वार में ये चंद्रबिंदु प्लस चंद्रबिंदु के साथ ये अंग की बिंदी की ध्वनि, ये अनुस्वार कहे जाते हैं। अनुस्वार किसको कहा जाता है, चंद्रबिंदु को और अंग की ध्वनि को अनुस्वार कहा जाता है। विसर्ग, ये जो विसर्गें हैं इनका यूज संस्कृत में होता है। तो ये जो विसर्गें लगती हैं, जैसे आहा लिखा है, तो आहा की ये जो विसर्गें हैं इनका यूज कहाँ होता है, संस्कृत में होता है। चलिए इसके बाद आते हैं द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं, द्विगुण व्यंजन समझिए कि द्विगुण व्यंजन क्या है। ये जो डा है और ढा है, इनके नीचे बिंदी लगा देते हैं तो इनको द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। डा और ढा के नीचे बिंदी लगाने से इनका नाम द्विगुण व्यंजन हो जाता है। क्लियर। हिंदी भाषा के संदर्भ में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है, उनकी पंक्ति है, निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल। ये सर्वाधिक उपयुक्त इन्होंने लिखा है। भारतेंदु जी का कहना है कि जो अपनी भाषा है, निज भाषा है, उसी से सारी उन्नति हो सकती है। हम अपनी भाषा में ही अपनी उन्नति कर सकते हैं और ये जो हमारी भाषा है यही हमारी सभी प्रकार की उन्नतियों का मूल है, का मतलब जड़ है। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की जो सबसे लघुत्तम इकाई है, लघुत्तम ध्वनि है या लघुत्तम इकाई है, जो भाषा की लघुत्तम इकाई है वो क्या है, ध्वनि है। तो उच्चारण की दृष्टि से भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है ध्वनि है। ध्वनि को आप वर्ण भी बोल सकते हो, ठीक है। सार्थक ध्वनियों के समूह को शब्द कहते हैं। ध्वनियों का यदि सार्थक समूह है, मीन्स वर्णों का या ध्वनियों का सार्थक जो समूह होता है उसको शब्द कहते हैं। जब शब्द विभक्तियों के योग से वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तो उसे पद कहते हैं। पद किसे कहते हैं, जब शब्द का प्रयोग विभक्तियों के साथ वाक्य में किया जाएगा तो उसको पद कहेंगे। तो यहाँ पर बच्चों आपने देखा आज कि हमारी जो है वर्ण या अक्षर क्या हैं और व्यंजन के भेद क्या हैं, व्यंजन कैसे लिखे जाते हैं, खड़ी पाई के साथ, बिना खड़ी पाई के साथ,
इसके अलावा जो मात्राएं हैं वो कैसे उनका यूज़ किया जाता है, कौन सी मात्रा रेफ के रूप में लगाई जाती है, कौन सी मात्रा नीचे लगाई जाती है किसी वर्ण में या किसी शब्द में, देवनागरी लिपि क्या होती है और लिपि की परिभाषा क्या है, ये आज हम लोग समझ रहे थे स्क्रिप्ट राइटिंग के बारे में। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। थैंक यू।